सभी ग्रहों के बारे में योग कारक ग्रह कुंडली में। अब आज हम जो पढ़ रहे हैं वो राहु और केतु भी तो राजयोग करेंगे ना। राहु और केतु भी तो योग बनाएंगे ना। वो योग कैसे बनाएंगे? तो कहते हैं यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहो। ये तो क्लियर सबको हो चुका है कि केंद्र और त्रिकोण में ही कोई संबंध बनता है तो राजयोग मिलता है। अन्य किसी भाव में यदि राजयोग बनता है तो उसका फल मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिलेगा भी तो कोई ज्यादा नहीं मिलेगा। परंतु केंद्र और त्रिकोण में यदि कोई ग्रह संबंध करते हैं तो उसका राजयोग भले फलीभूत होगा, इसकी निश्चित रूप से गारंटी है। तो हमने सभी ग्रहों के राजयोग के बारे में पढ़ा। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी यदि संबंध करते हैं तो राजयोग बनता है। आज हम राहु केतु के बारे में कहता है कि यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहौ नाथे नान्यंतरेणापि संबंधा योग कारकौ। अर्थात कि यदि केंद्र और त्रिकोण में राहु केतु विराजमान हो। तमो ग्रहों का मतलब होता है राहु और केतु, जो तामसिक ग्रह हैं, जो छाया ग्रह हैं, जो दिखते नहीं हैं, वो केंद्र और त्रिकोण में स्थित होंगे, बैठेंगे। नाथे नान्यंतरेणापि, और जिस भाव में बैठेंगे केंद्र और त्रिकोण में, उसके भाव के स्वामी यदि केंद्र और त्रिकोण से संबंध करते हैं तो राहु केतु भी योग कारक ग्रह होंगे। तो सभी योगकारों को अतिक्रम्य, मतलब सबको हटा करके राहु और केतु खुद योग कारक। फॉर एग्जाम्पल, एक कुंडली देखें, 6 फरवरी 1987 सुबह 9:30 मोतिहारी में जन्म हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो राहु है वो लगन में बैठा है और मंगल भी लगन में है। दो पापी ग्रह लगन में है, ऐसा तो बड़ा गड़बड़ है। लेकिन गुरु भी है। परंतु यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाग्य का जो लॉर्ड है, भाग्येश, मंगल लग्नेश गुरु के साथ लग्न में बैठ करके संबंध कर रहा है। तो एक प्रकार का एक राजयोग है। तो यहाँ पर जितना फल गुरु और मंगल देंगे, उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा फल राहु देगा। क्योंकि राहु गुरु के साथ चंडाल और मंगल के साथ अंगारक योग बना दिया। राहु का एक क्या नेचर है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह का फल स्वतः ले लेता है और अपना फल उसको दे देता है। ये जो सत्संगति दोष गुणा भवंती, ऐसा कहा गया है। और ये बात फैक्ट भी है। यदि आप 10-12 दिन तक किसी नेता के साथ रह गए ना, तो आप ये मान जाओगे कि पढ़ाई लिखाई इस दुनिया में सबसे बेकार है। तो उसी तरह आप यदि साइंटिस्ट के पास रह गए ना, तो आप ये मान लोगे कि अंधविश्वास में दुनिया चल रही है, स्वतः मान लोगे। लेकिन यदि किसी संत के पास आप 10-15 दिन रह गए तो आप अंदर से मान लोगे कि अंधविश्वास में जो विश्वास करता है उसी को परमात्मा की प्राप्ति हो। तो ये सब हमारी सोच की बात है। तो जैसे हमको सराउंडिंग मिलेगा वैसे ही हमारा उन्नति होगा। तो राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका फल ले लेता है। तो यहाँ पर गुरु और मंगल ने जो राजयोग बनाया था उसका फल स्वतः राहु ने ले लिया। अब राहु गुरु बन गया और राहु मंत्री सेनापति बन गया। तो राहु की महादशा इस व्यक्ति के जीवन में इतना उन्नति देने वाले हैं
कि मत पूछो। और एट प्रेजेंट इस व्यक्ति की कुंडली में राहु की ही महादशा चल रही, और ये बड़े पद पे भी अभी विराजमान हैं। हाँ, बिहार के रहने वाले हैं, काफी अच्छा संपन्नता है, और जिस फील्ड में है बड़े सफल हैं। मंगल ने जो फल नहीं दिया इनकी कुंडली में, उससे 1000 गुना ज्यादा फल इनको राहु दिया है। और 27, आप यहाँ पे दशा देख रहे हैं, हाँ, 29 मार्च 2027 के बाद गुरु की दशा आएगा, तो गुरु भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा कि जितना अच्छा राहु दिया है। इनके दशा में गुरु भी बुरा फल देने वाला है, ऐसे नैसर्गिक रूप से गुरु बुरा फल नहीं देगा। बुरा इसलिए होगा कि जो व्यक्ति एक बार पीएम बन जाता है, उसके बाद उसको नीचे का पद मिले ना, तो उसके लिए वो है, बड़ा कष्टकारी है। हाँ, लेकिन सीएम भी बन जाओ ना, फिर उसके लिए भी वो बड़ा कष्टकारी है, क्योंकि एक बार पीएम बन चुका है। तो पीएम के नीचे का जो भी पद है उसके लिए वो मतलब दुखदाई पद है। लेकिन ये बताओ, कोई विधायक यदि सीएम बनता है तो उसी के लिए बड़ा पद है। तो राहु की महादशा बाद गुरु की अंतरदशा दुखदाई है, लेकिन गुरु भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मंगल के साथ राजयोग बनाया, राहु के साथ बैठा है। तो कंपेयर टू राहु, गुरु की दशा इसके जीवन में उतना श्रेष्ठ फल नहीं देने वाला। दूसरी कुंडली में हम देखते हैं, 7 मार्च 1991 सुबह 4:30 पे गोरखपुर में जन्म हुआ है। इनके राहु और शनि लगन में बैठे हैं। तो वहां पे कहा, नाथे नानंतरेणापि संबंधा योग कारको, कि पहले तो राजयोग बनाने वाले ग्रह के साथ राहु बैठा था, तो राजयोग दिया। यहाँ पर तो जो शनि है, आ, बुध है और शुक्र के साथ कोई संबंध नहीं कर रहा है। नहीं, शनि अपने घर में है, राहु के साथ बैठा है, लेकिन यहाँ पर बुध और शुक्र के साथ शनि का कोई संबंध नहीं है, लेकिन राहु ने संबंध किया। क्या ऐसे में यह राजयोग का निर्माण करेगा? तो नहीं करेगा, और करेगा भी। आप ऐसे समझे कि राहु शनि लगन में जो दोनों की युति हैं, ये राहु की महादशा इसके जीवन में बड़ा श्रेष्ठ फल देगा, पैसे पद पोजीशन सब देगा, लेकिन जो श्रेष्ठ इस कुंडली में जो राहु का फल देगा उतना नहीं देगा। हाँ, लेकिन ये भी फल कोई कमजोर नहीं है। दो ग्रहों का जो युति, हाँ, इसके अंदर थोड़ा नेचर गड़बड़ होगा, जैसे दारू बेचेगा, हाँ, या कोई गलत काम करेगा, हाँ, पत्थर बेचेगा या कंस्ट्रक्शन करेगा, मतलब इलीगल काम को ही लीगल ढंग से करके बड़ा तरक्की करेगा। तो ये भी एक प्रकार का जो योग है वो भी श्रेष्ठ है। हाँ, दशा भी श्रेष्ठ है, ये दशा श्रेष्ठ है, योग नहीं है। दशा और योग में थोड़ा डिफरेंट आता है कि जब दशा खराब हो, कुंडली में योग अच्छा हो। इसको हम ऐसे समझें कि आपका एक मित्र है, दशा और योग को समझे आप, और आपके जो मित्र का बुरा टाइम शुरू हुआ, लेकिन उसके कुंडली में बड़े बड़े योग था, बड़ा सुंदर योग था, लेकिन दशा गड़बड़ थी। आपका दशा बहुत अच्छा है, लेकिन योग की कमी है। तो आपके मित्र बड़ा धनाढ़ है, उसकी 1000 2000 गज में, 10,000 गज में उसकी कोठी है, फार्म हाउस है, बड़े बड़े गाड़ी हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। अचानक उसका बुरा टाइम आया, दशा गड़बड़ हुई, और उसको अपना घर छोड़ करके कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। अब उसने कहा कि मित्र, तुम हमारे मित्र हो, आप हमारे घर पे रहो। अब देखो, आपका घर बड़ा छोटा था, 100 गज में, छोटी सी गाड़ी थी, कोई नौकर चाकर नहीं थे, फार्म हाउस में कम से कम 60 70 नौकर चाकर थे। तो आप उठ करके कहाँ चले गए? फार्म हाउस में। अब आपकी जो लाइफ स्टाइल कैसा हो गया? एक राजाओं की तरह। लेकिन आपकी कुंडली में योग नहीं था,
वो कुछ समय के लिए दशा आया था, इसीलिए वो सुख की अनुभूति हुआ। लेकिन जो दशा जैसे खत्म हुआ, वैसे ही आपका मित्र आ गया कि बड़ा कष्ट भरी जिंदगी थी भाई, आपकी बड़ा एहसान रहा कि आपने मेरा दिया, फिर अपनी जगह पे आ गए। तो मैं काट के ले लो, आपको काट ये लवा चीज लेते बता रहा हैं। हूँ कि यदि खाना खाया। कुंडली में दशा अच्छी हो, हाँ, कुंडली में कोई भी व्यक्ति दशा के लिए नहीं मरता। हाँ, सब कुछ गुरु जी ये देखना, घर घर खरीदने का योग है कि नहीं। अरे अब यो फुटपाथ पे थोड़े रह रहा है, अभी कोई घर में रह रहे हैं ना। गाड़ी का योग है कि नहीं, किसका योग है कि नहीं, कोई नहीं पूछता इस चीज का सुख है कि नहीं। अरे 10 रुपया लेकर के 40 लाख में गाड़ी पे चलते हैं लोग। 100 रुपए, 500 रुपए की टिकट कटा कर करोड़ों की रेलवे पे चलते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि उसके कुंडली में घर का सुख नहीं है, वाहन का सुख नहीं है। सुख अलग बात है और योग अलग बात। हाँ, योग होगा तो चीज घर पे होगी, सुख नहीं होगा तो उसको भोग नहीं पाएंगे। तो योग में और दशा में अंतर समझना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए किसी ग्रह की दशा चल रही है, जैसे यहाँ पर राहु की दशा है, केंद्र में है, बड़ा सुंदर दशा है, परंतु शनि ने बुध और शुक्र से योग नहीं बनाने के कारण योग नहीं है। तो योग नहीं होने के कारण जब तक राहु की दशा होगी या राहु में शनि का, उस समय श्रेष्ठतम सुख मिलेगा। हेलीकॉप्टर क्या, तुम पर्सनल जेट पे चलोगे, लेकिन वो चीज आपका नहीं होगा। कोई सिचुएशन वर्ष हो सकता है, कंपनी भेजते, कोई मित्र लेके चला गया। हाँ, एक वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, उनका एक मित्र आईपीएस ऑफिसर है, तो बहुत बड़े पद पे है। तो एक दिन फोन किया कि चलो हम लोग थाईलैंड घूम के आते हैं। तो हमसे पूछ रहे थे गुरुजी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा दोस्त ले जा रहे, जाओ घूम के आओ। तो अब देखो, वो अपने दोस्त के पैसे से थाईलैंड गए, 5-7 दिन तक रहे। वहां पर जिस रूम में रखा रुका रुका होगा उसी रूम में रखा होगा ना, जो चीज खाया होगा मतलब। और वो व्यक्ति तो बड़े पद पे हैं, तो उस तरह से पूरा का पूरा सुख मिला। लेकिन आने के बाद ये अपने घर, वो अपने घर, इसको भी यहाँ पर उससे अच्छा सुख मिल रहा है, लेकिन योग नहीं है। तो हमेशा कुंडली में हमको योग देखना होता है, सुख नहीं। हाँ, अब हम आगे जो पढ़ेंगे। सर एक क्वेरी है, एक पूछना था कुछ। अगर दृष्टि हो, फॉर एग्जांपल दृष्टि से भी योग बनता है, जैसे कि राहु के ऊपर दृष्टि है, फॉर एग्जांपल मिथुन लग्न की कुंडली है, चौथे पे शनि हाँ बैठा हुआ है, हाँ। और आ, राहु और तीसरे लग्न में बैठा हुआ है चंद्रमा नहीं के नहीं, वो साथ। ऐसे नहीं होगा। वो बता दे, डेट ऑफ बर्थ बता दे, कुंडली बनाते हैं ना। अच्छा, मेरी ये वैसे 5 अच्छा। फरवरी 82। हाँ, तो मतलब शनि कैसे के बनाओ। मेरा कमल आपके पास होगी सर, कमल के कमल नाम से सर। पंत। पंथ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। देखें, ये राहु लगन में है। अब देखें, इनकी कुंडली बहुत सुंदर कुंडली है। ऐसा आपको लगे ना कुंडली तो आप लोग देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब देखें, ये लगन में राहु है। श्लोक क्या कहता है, यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहो। यहाँ पर फुलफिलमेंट हो गया कि केंद्र और त्रिकोण में राहु बैठा है। नाथे नान्यंतरेणापि, अब इसका नाथ कौन है। जहां मिथुन पर बेटा, राहु बैठा है, तो राहु किसके घर में बैठा है, बुध बुध गए। के। और बुध के साथ पहले राहु का संबंध है या नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज आपको समझने समझने वाली बात है, बहुत सुंदर एक कुंडली है कि यहाँ पर आ, शुक्र और बुध ने तो राजयोग बनाया है, क्योंकि लग्नेश और पंचमेश की युति अष्टम स्थान में तो है। राजयोग तो बनाया है, लेकिन राजयोग बना कहाँ है, आप चेक अष्टम करें। में। अष्टम में। और हाँ। अष्टम किसका धन होता है, धन किसका होता है, पत्नी का। जो अष्टम है वो पत्नी का धन है। हाँ, तो जो अष्टम पत्नी का धन है, तो वाइफ के नाम या वाइफ से भी अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। आप पहला, आज कलयुग है, कलयुग में ऐसे कह सकते हैं, मैं भी कह देता हूं किसी को कि आप जितना कमाओगे उससे ज्यादा वाइफ कमा लेगी। लेकिन आज से 100 साल पहले ऐसा हम कह सकते थे कि शादी के बाद तुम बहुत कमाओगे, क्योंकि वहां पे पत्नी काम नहीं करती है। लेकिन दिल्ली ऐसे शहर में सब तो काम करते हैं। तो राजयोग तो बना है, परंतु राहु
शुक्र और बुध दोनों से कोई संबंध नहीं बना है। बुध और नहीं। शुक्र दोनों यहाँ पर षडाष्टक योग ही बना रखे हैं। और दूसरा, मैं पहले बोला था आपको कि राहु जिस घर में बैठते हैं तो उसके लॉर्ड के अनुसार फल देंगे, और कोई नहीं होगा तो जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसके अनुसार फल देंगे। लॉर्ड जहां पे बैठेगा उसके अनुसार फल नहीं देंगे। तो ये भी देखें। अब यहाँ पर तीसरा जो नियम क्या है कि जो भाग्य का कारक जो शनि है वो राहु को देख रहा है। हाँ जी। अब हमने जो संबंध पढ़ा था, देखें योग बनने के लिए संबंध होना जरूरी है। संबंध हमारे कितने थे? 4 थे। पहला संबंध प्लेसमेंट था, एक के घर में दूसरा घर आना जाना। दूसरा संबंध युति था। तीसरा संबंध दोनों साइड का म्यूचुअल एस्पेक्ट था। और तीसरा संबंध क्या था? एक के घर में बैठे हुए ग्रह को देखना। तो यहाँ पर शनि जो राहु को देख रहा है, लेकिन वहां पे 3 नंबर नहीं होकर के यदि 10 नंबर की राशि होती तब इसको हम संबंध मानते। अच्छा अच्छा, जैसे अपने यहाँ घर को पर देखते। 10 नंबर की राशि होती तो शनि अपने घर में बैठे हुए राहु को देख रहा होता, तब ये तो योग में कन्वर्ट हो जाता। हाँ, अच्छा जिस अच्छा। तरफ पहले कुंडली मैंने एग्जाम्पल में दिया था शनि और राहु एक साथ बैठे हैं, ठीक है, वो भी एक प्रकार का योग है जो शनि की दशा से श्रेष्ठ फल राहु की दशा देगा। परंतु यहाँ पर घर तो बुध का है, देख शनि रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ हम एस्पेक्ट बोल सकते हैं कि राहु पे शनि का एस्पेक्ट है, परंतु राहु और शनि के बीच कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं होने के कारण योग नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन केंद्र और त्रिकोण में यदि राहु केतु बैठते हैं तो उनकी दशा अच्छी जाएगी। तो राहु की दशा में आपका जन्म हुआ, हाँ जी हाँ जी। राहु केंद्र में है, तो 82 से 90 तक आपकी जो दशा थी वो काफी अच्छी थी, कोई चीज की कमी नहीं था। लेकिन पाप ग्रह लगन में बैठने कारण और पाप ग्रह की एस्पेक्ट होने के कारण उस समय के अंतराल आपको शारीरिक कष्ट, हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहे होंगे, या हार्ड वर्किंग के कारण कुछ ना कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम रहा होगा। तो ये चीजें तो दिख रहा। जैसे ही गुरु आया तो अच्छा कर दिया फिर, क्योंकि लगन पे गुरु का एस्पेक्ट आ गया। तो यहाँ पर कोई योग नहीं है। तो इस ठीक है तरह ठीक। से आप बहुत सारे कुंडली देख करके अप्लाई कर सकते। ठीक है अब सर, हम थैंक यू। आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आयु और मारक। हम्म। तो आयु के लिए मैं थोड़ा बता दूं कि आयु के बारे में पूरा खेल आयु की है। दुनिया में सब जीना चाहते हैं। हाँ, कौन कौन मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। यहाँ तक कि जिसके मतलब कुछ भी ना हो, हाँ, अंग प्रत्यंग भी काम न करे, वो भी जीना चाहता है। लेकिन जिस जो एकदम व्यक्ति अच्छा है वो तो क्यों नहीं जीना चाहेगा। सभी जीव अपने आप से प्रेम करते हैं। तो और सबकी आयु फिक्स है। हाँ, पराशर ने ना सबकी आयु फिक्स किया है कि कछुए की इतना है, कुत्ते की इतना है, इसकी इतना है। उसमें से इंसान की आयु जो पराशर जी ने बताया है 108 और 120, 2 आयु उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने कहा अत्र अष्टोत्तर विंशोत्तरी छात्र न अष्टोत्तरी मता, ऐसा कहा कि हम 120 वर्ष की आयु के पक्ष में हैं, 108 वर्ष की आयु के पक्ष में नहीं। और शास्त्र क्या कहता है? तच्छुदेव हितं पुरस्ता चुक्रम चरतः पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतभूया च शरदः। क्योंकि 100 साल तक हमारी आयु हो, और ऐसी आयु हो जिसमें हमारे अंग प्रत्यंग, आंख कान नाक पैर कान, सारा का सारा अंग प्रत्यंग हृष्ट पुष्ट रहे और सब अच्छे से काम करें। ऐसी हमें 100 वर्ष की आयु चाहिए। ऐसी आयु नहीं चाहिए कि पैरालाइसिस हो गया है,
बेड पर तड़प रहे हैं, ऐसी आयु नहीं चाहिए। हे प्रभु, पहले तो मुझे आयु इतना देना जितना आनंद वाली आयु। वो सब एक है, वो सब हम पढ़ नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि पहले ज्यादा दिन तक कौन जीता है। तक यहाँ पे लिखा, ए धर्म कर्म निरता विचत इंद्रिया वै ये पथ्य भोजन रता द्विज देव भक्ता लोके नरा दधति ते कुलशील लीला तेषामिदं कथितमायुर्दारभीनि। धीमी का मतलब आप ऐसे समझे कि जो व्यक्ति धर्म के अनुसार कर्म करता हो। क्योंकि लोग कहते हैं, अब कोई कहता है कि मैं बुचर खाना चलाता हूँ, मैं गाय काटता हूँ। हाँ, वो कहता है कि ये मेरा धर्म है, यदि गाय को नहीं काटूंगा तो मेरा परिवार नहीं चलेगा। तो वो उसको धर्म बना देता है, क्योंकि मेरा धर्म है गाय को काटना, बछड़े को काटना, बकरी अकारा मुर्गा जो भी है काटना। तो कहा कि नहीं, जिस धर्म के अनुसार कर्म करो। क्या धर्म में जीव हिंसा लिखा है? हाँ, जो गीता में लिखा है ना कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा समाचरेत। कि धर्म कहता है कि गाय को काटो, भैंस को काटो, पशु पक्षी को काटो, लेकिन कब काटो? कि जब वो हमें काटने आए। हाँ, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, हिंसा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई शेर, कोई गाय यदि हमारे बच्चे को मारने पर आ जाए, हमारे बच्चों का प्राण लेने पे आ जाए, किसी व्यक्ति के प्राण लेने पे आ जाए, ऐसे में ये धर्म बनता है कि उसको मारो और इसको बचाओ। तो लेकिन हमने बाद वाला को हटा दिया, पहले वाला को ले लिया, पहले वाले को हटा दिया, बाद वाला को ले लिया, ऐसा नहीं है। तो धर्म ये कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म के अनुसार जो कर्म करेगा वही ज्यादा दिन तक जिएगा। धर्म कहता है कि लहसुन प्याज मत खाओ, नॉन वेज मत खाओ, तामसी चीजें का भोजन मत करो। फिर कहा जितेंद्रियावय, इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, क्योंकि इंद्रियां भटकती हैं। हाँ, कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें आईएएस बनना है, हमें पीसीएस बनना है, हमें बड़ा बनना है, हमें 100 करोड़ कमाना है, हमको ऐसे कमाना है। तो कहा कि इंद्रियों को कंट्रोल रखो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए प्रयास है। इस तरह से आप काम करो। पहला कहा धर्म के अनुसार काम करो, इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष सबसे परे रहो। पथ्य भोजन, पथ्य भोजन का मतलब है जितना भूख हो उससे कम खाओ। द्विज देव भक्त, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, साधु, सन्यासी। जो पुरुषोत्तम है इस संसार में, जो श्रेष्ठ है, और देवताओं के प्रति अपना अच्छा निष्ठा रखो। लोके नारा दधति ए शील लील कूला, साथ में इस संसार में आपके जो घर के रीति रिवाज हैं, जो आपके बड़े इस तरह से कहते हैं, उसको भी फॉलो करो। ऐसे आदमी ही 120 वर्ष तक जिंदा रहता है। और दूसरा कहता है ए पाप लुब्धश्च चोराश्च देव ब्राह्मण निंदिका परदार रता ये च ह्य काले मरणं भवेत्। अब जल्दी कौन मर जाते हैं? वो कभी भी 120 वर्ष तो छोड़ो, वो 100 वर्ष तो छोड़ो, 50 भी नहीं पार करते हैं। कहा कौन? पाप लुब्धाश्च चोराश्च, जो पाप कर्मों में लिप्त है। पाप कर्म किसे बोलते हैं? जो धर्म के अनुसार जो कर्म नहीं है वही पाप है। जहां पर धर्म नहीं है वो पाप है, ऐसे मान के चलो। जहां पर हमारे घर परिवार संत समाज विरुद्ध है वो पाप है। चोरी करने वाले, देव ब्राह्मण का निंदा करने वाले, परदार रत, परदार मतलब
दूसरे की स्त्री बहुओं पर नजर गलत दृष्टि रखने वाले या उनके साथ गलत करने वाले हमेशा अकाल मृत्यु ही मरते हैं। उनके लिए कोई आयु की गणना नहीं करना चाहिए। यदि तुम अभक्ष को भक्ष बना रहे हो, अकर्म को कर्म बना रहे हैं, कभी कभी तो व्यक्ति अपने विचारधारा के अनुसार अकर्म को कर्म बना करके उसमें निष्ठा मान करके और भगवान को निमित्त मान करके वो काम करता है। जैसे कि पहले एक बलि प्रथा थी, तो शास्त्रों में कहीं नहीं कहा कि तुम बलि दो, ठीक है, पहले तो तुम बलि कर लिए, तो ये अकर्म को तूने कर्म मान लिया। दूसरा आपने क्या किया कि सर सर वो भगवान को विकर्म होगा, निमित्त। सर वो विकर्म होगा, अकर्म तो हो गया, फल निष्काम हो गया। हाँ, कर्म, विकर्म जो हाँ अकर्म, विकर्म। अरे आप इतने कर्म क्या, अकर्म की मान को जो करने योग्य कर्म नहीं है वो भी कर्म कर लें, चाहे जो भी है। हाँ मेरा विकर्म। भावना का मतलब देखियो, कर्म हाँ जी हाँ विकर्म जी। अकर्म वो एकदम जब हम कर्म की मूर्ता मूर्त तक जाएंगे वो अलग बात है। मेरा यहाँ पर सिर्फ ये उद्देश्य है कि जो काम करने योग्य नहीं है, जिसने शास्त्र गुरु और धर्म ने हमको श्रेष्ठ नहीं माना, ऐसे कर्म को हम अपने धर्म मान लिया। धर्म मान लिया ही नहीं, उसमें भगवान को निमित्त भी मान लिया, और उसके बाद उस पर निष्ठा के साथ यदि वो कर्म को हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उस काम के लिए दोषी हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति कभी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते, वो हमेशा अपने आयु से कम ही मरेंगे। अब आता है, हम जब जन्म लिए हैं तो जन्म के समय देखो 6 चीज ना हमको जन्म समय में मिल जाता है, आप लिख लीजिए। इसलिए ज्योतिषियों को थोड़ा धर्म गीता और ये सब का भी ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। जन्म, मृत्यु, यश, अपयश, लाभ, हानि, अपयश, सुख दुख एक ही बात। ये जो 6 चीज है ये हमारे जन्म के साथ हमारे साथ आता है। हम इसको चाह कर ठीक कर नहीं सकते। हम हमको यश मिलेगा अपयश मिलेगा, हम हमारे हाथ में नहीं है। सुख दुख भी हमारे हाथ में नहीं है। अब जन्म तो हो गया, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। एक मृत्यु, जय पराजय, वही सुख दुख, लाभ हानि, ये 6 चीज भगवान अपने हाथ में रखे हैं और बाकी सारा का सारा हमारे हाथ में दे दिए हैं। तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, परंतु फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। भगवान ने ऐसा एक सृष्टि बनाया कि जिसमें सबको स्वतंत्र बुद्धि देकर के सबको स्वतंत्र रखा और कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र रखा, परंतु फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं रखा। तो ये जो पाप कर्म है वही हमारी आयु को नष्ट करता है, और कुंडली में हमको आयु कितना मिला है उसकी हम गणना कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि केंद्र और त्रिकोण भाव में यदि शुभ ग्रह, आप लिख लीजिए, केंद्र और त्रिकोण भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह, आप नैसर्गिक लिखें, हाँ, क्योंकि तत्कालिक शुभ ग्रह तो लग्नेश पंचमेश और भागेश होते हैं। यदि किसी के लगन में शनि बैठा है और भाग्य का लॉर्ड होकर के, तो शनि तो शुभ हो गया। कहा कि शनि शुभ टेम्परेरी है, टेम्परेरी का मतलब सिर्फ उसकी दशा के लिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, लेकिन नैसर्गिक रूप से शनि गलत है। तो केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह के 4 ग्रह हैं। शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा। बुध और चंद्रमा के साथ कंडीशन है, बुध यदि शुभ ग्रह के साथ होगा तभी शुभ होगा, और चंद्रमा पूर्णिमा का होगा तभी वो शुभ होगा। ये 2 कंडीशन है। लेकिन बृहस्पति और शुक्र के अनुसार कोई शर्त नहीं है, ये 100% शुभ ग्रह है। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है कि जो बृहस्पति है वो ब्राह्मण है, हाँ, और शुक्र जो है वो वैश्य है। तो इसीलिए शुक्र मेटेरियलिस्टिक में ज्यादा जाता है,
और गुरु नेचुरल में ज्यादा जाता है, ऑर्गेनिक में जाता है। हाँ, और शुक्र, अब देखो खेत में फसल होगी, आप ऐसे समझो, तो खेत में जो फसल होगी तो शुक्र ये बताएगा कि 100 गज के अंदर हम 500 किलो गेहूं उगा देंगे। हाँ, किसानों की आय को मैं 5 गुना कर दिया, ये शुक्र है, अच्छा है, किसान की बढ़ गया। गुरु कहता है कि नहीं, वो जो 100 गज के जमीन के अंदर 1000 किलो अन्न उपजा है, भाई वो केमिकल है, हम तो ऑर्गेनिक करेंगे, हम तो 5 किलो ही उगाएंगे, लेकिन वो नेचुरल होगा, उसके अंदर कोई भी खाद या पोटेशियम हो गया, यूरिया हो गया, मतलब हम ऐसे किसी प्रकार की उसमें हम केमिकल का यूज नहीं करेंगे। तो दोनों ही शुभ ग्रह हैं, हमारी सिर्फ सोच का फर्क है। तो और दूसरा कहता है उपचय स्थान, उपचय स्थान कौन कौन से हैं? 3, 6, 10, 11, इसमें पाप ग्रह हो। जैसे अभी मैंने क्या बोला कि कोई व्यक्ति अच्छा कैसे हो सकता है? जब उसके केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह होंगे, तभी वो धर्म के अनुसार कर्म करने वाला होगा, जितेंद्रिय तभी होगा, पथ्य भोजन तभी करेगा, द्विज और देवता का भक्त तभी होगा। और 3, 6, 10, 11 पे यदि पाप वगैरह बैठेंगे, तभी अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रु, सब पर विजय प्राप्त करेगा। क्योंकि नियम ये कहता है ज्योतिष का, फर्स्ट लेवल का याद कर ले, कि शुभ ग्रह जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते। तो लगन में शुभ ग्रह बैठेंगे तो लगन की वृद्धि, आयु की वृद्धि करेंगे, नेचर हमारा अच्छा होगा। जो थर्ड स्थान है वो पराक्रम का है, बल का है। तो थर्ड पे यदि पाप ग्रह बैठेगा तो बल को कंट्रोल करेगा, शुभ ग्रह बैठेंगे तो बल को बढ़ाएंगे। छठे में पाप ग्रह बैठेगा तो वो शत्रु, ऋण रोग, ऋण रोग शत्रु का होता है, वो सब पे कंट्रोल कर लेगा। पाप ग्रह यदि छठे में बैठते हैं तो शत्रु पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, रोग पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, कर्जे पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, अपने प्रतिद्वंदियों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। 11 में यदि पाप ग्रह बैठता है, हम इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, इच्छा भी पर विजय प्राप्त करना भी हमारे बस में नहीं है, वो तो हमारे कुंडली डिसाइड करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारा का सारा कुछ प्रीपेड प्लानिंग है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पोस्ट पेड वाला नहीं है कि तुम कर लो बिल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रीपेड है, लेकिन हमें ऐसा महसूस नहीं होता। अष्टम और द्वादश भाव बिल्कुल रिक्त होना चाहिए। हाँ, और उस पे किसी प्रकार का अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। 8 और 12 तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हाँ, तभी हमें पूरी आयु मिलेगा, हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष किसको मिलता है? जो जो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को न्यूट्रलाइज कर ले। न्यूट्रलाइज कब होगा? जब 12 में नहीं किसी ग्रहों का एस्पेक्ट होगा और नहीं कोई ग्रह बैठे होंगे। यदि वहां पर कोई स्थिति हो रही है तो या तो अच्छा कर्म होगा या तो बुरा कर्म होगा। लग्नेश और अष्टमेश बलवान होना चाहिए, क्योंकि लगन जिसको जीना है। अष्टम हमारा आयु है। हाँ, ज्योतिष ये कहता है कि अष्टम आयुख स्थानम अष्टमादष्टयं च तयोरपि व्यय स्थान मारक स्थान उच्यते। अष्टम स्थान और तृतीय स्थान को आयु स्थान बोलते हैं। तो जो और अष्टम का 12, अष्टम का व्यय सप्तम है। और कोई कुंडली में आप देख लें, फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा स्थान है, ये हमारा आयु स्थान है, आयु। और ये भी स्थान को आयु बोलते हैं, ये दोनों स्थान हमारा आयु है। तो आयु का व्यय किससे होगा? आयु का व्यय व्यय सप्तम है, और इसका थर्ड का व्यय, थर्ड हाउस का जो व्यय है वो सेकेंड हाउस है, ये देखें, सेकेंड हाउस है। तो ये थर्ड हाउस और अष्टम स्थान आयु है। तो आयु का व्यय कहां से होगा?
अष्टम का व्यय सप्तम करता है और थर्ड का व्यय सेकेंड करता है। इसीलिए सप्तम और सेकेंड हाउस इनको मृत्यु स्थान बोलते हैं, मारक स्थान बोलते हैं, जो आयु को ही नाश कर दे। हाँ, तो आयु को नाश करना मृत्यु को बुलावा देना है। तो कुंडली में दो स्थान को मारक स्थान बोलते हैं और इनके स्वामी को हम मार्केश बोलते हैं। अब जब हम आयु की गणना करेंगे तो दो प्रकार की आयु होता है, एक होता है योगायु और एक होता है दशायु। आप लिख लीजिए। योगायु का मतलब क्या है कि फिक्स आयु, ये व्यक्ति कितना दिन तक जिएगा, इसकी आयु 60 साल हो गया, 62 साल हो गया, 100 साल हो गया, 120 वर्ष हो गया। तो ये आयु को तीन खंडों में, एक आयु को तीन खंडों में बांटा। कहा कि अल्पायु, मध्य आयु और दीर्घायु। और आयु को, टोटल आयु को 100 वर्ष को लेकर के तीन से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम शास्त्र के अनुसार चलेंगे, वेद के अनुसार चलेंगे, और वेद मुख्यतः 100 वर्ष की आयु मानता है। हाँ, जीवे माँ सत, हाँ, शरदम सतम, जीवे माँ शरदम सतम, क्योंकि मुझे 100 वर्ष जीना है, इससे ज्यादा की आयु नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है इंसान की जो भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है उसकी एक्सपायरी डेट 100 साल तक है। हाँ, जैसे कोई आप वो सामान खरीदते हो ना, तो उसकी वारंटी देता है ना कि भाई इतना दिन का वारंटी है। अब ऐसा तो नहीं है कि लाने के बाद वो अगले दिन ही खराब हो जाता है, और चलने के लिए तो 10 साल भी चल जाता है। तो उसकी जो वारंटी है वो 100 साल का है कि भाई इतना एक इंसान जी सकता है, यदि इसके साथ कोई छेड़खानी न किया जाए तो। हाँ, छेड़खानी का मतलब शरीर के अनुसार खाना खाए, धर्म के अनुसार जिए। जो धर्म का आविष्कार ही इंसान को सुखी रहने के लिए बनाया गया है। जिस दिन से लोग धर्म को मानना छोड़े हैं उसी दिन से देखो सब दुखी हैं। जिस घर में आज भी धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म का मतलब हमारे शास्त्रों में जीवन जीने का जो उद्देश्य है, शैली है, उद्देश्य नहीं, जीवन जीने का जो शैली है उसको यदि फॉलो कर रहे हैं सब अच्छे से जी रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं देखना उनके घर में बीमारी, रोग, दोष, क्लेश बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर 100 वर्ष की आयु को तीन से डिवाइड किया तो 0 से 33 अल्पायु बोला, 33 से 66 मध्य आयु, और 66 से आगे दीर्घायु। तो तीन प्रकार की आयु वो फिक्स कर दिया। और कहा कि जो अल्पायु है उसमें भी चार प्रकार के वो हैं। एक है सद्योरिष्ट, मतलब जन्म से लेकर के 1 साल तक व्यक्ति जिएगा कि नहीं। फिर का बालारिष्ट, बालारिष्ट हमेशा 5 साल तक होता है, 0 से 5 साल। बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें मैंने बालारिष्ट देखा है। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले ही कोई बच्चा कुंडली दिखाने आया था, उसकी कुंडली में बालारिष्ट योग था। योगारिष्ट, योगारिष्ट 5 से 12 वर्ष तक होता है। फिर जो आयु होता है उसका है अल्पायु। तो इसके अनुसार हम चेक करेंगे कि उसकी फिक्स आयु कितना है। दशायु क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि आपने फोन लाया, फोन की वैलिडिटी 1 साल तक है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है किसी का मूड गर्म हुआ और फोन को पटक दिया। अब इस फोन की क्या कमी है भाई, कंपनी वाले ने तो बिल्कुल क्लियर बना के दिया था कि भाई 1 साल तक चलेगा। अब तुम्हें गुस्सा आया, पटक दिए, तो अब क्या बोलोगे। दशायु का मतलब यह है कि व्यक्ति कर्मों के द्वारा अपनी चीजों को ज्यादा ही खराब कर ले, जो आयु से भी भयंकर होता है। किसी की बहुत ही गड़बड़ बुरी दशा आ गई, अष्टम में ग्रह बैठे ग्रह की दशा आ गया, छठे में बैठे ग्रह की दशा आ गया, और उस पर कोई शुभ ग्रहों की एस्पेक्ट भी नहीं है, तो ऐसे में वो भी मृत्यु दे सकता है। हाँ, वो भी बड़ा कष्टकारक हो सकता है। सप्तम या पाप ग्रह की दशा भी हम बता, थोड़ा आगे हम चर्चा करेंगे। तो जन्म कुंडली में दशा भी यदि प्रबल मारक का, मारकेश का इत्यादि दशा आ जाते हैं, एक जगह लिखा है क्या कि निहंता पाप कृच्छनि अतिक्रम्य तरा सर्वान भवत्येव न संशय, क्योंकि पाप ग्रह
यदि मार्केस के साथ संबंध कर ले तो निहंता योग बना देती है, वो तो दशायु है। वो तो कहा कि इस दशा के पीरियड में इसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। और कहा कि उसकी आयु यदि 100 वर्ष तक है, लेकिन दशा उसकी 60 साल में यदि आ गई, तो बोल दो कि भाई ये कष्टकारक है, इसको निकाल लिए तब आप 100 साल तक जी सकते हैं। तो हमें दोनों को मर्ज करना है, दशा आयु भी और योगायु भी। अब योगायु भी निकालने के फॉर्मूला बहुत है। जैसे कि हम यहाँ पे कुंडली में देखें, जैसे कि यहाँ पे हम कुंडली में देखें, हम यदि हम आयु में चलते हैं, हम आयु में चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोग्राफ आयु निर्णय, हाँ सारांश, ये देखें। आप लोग को सबको डिस्प्ले हो रहा है? हेलो? जी जी, ये दिख रहा है। अब देखें यहाँ पर देखें 12 आयु, हाँ, राशि आयु, राशि ध्रुवांक केंद्रायु, नरकार हृदयायु, शनि गोचर जैमिनी आयु, पिंडायु अंशायु निसर्गायु केंद्र त्रिकोणायु नक्षत्रायु नक्षत्रायु प्राचीन मत, हाँ, नवंशायु, प्रक्रमानुगत आयु, चक्रायु, मध्यमायु व, मतलब ऐसे कम से कम बहुत प्रकार से आयु का निर्णय दिए गए हैं। और सब देखो आयु एक एक बताया है कि ये 60 साल, ये 85 साल, ये 116 साल की आयु है। तो आयु के मत पे जैमिनी आयु सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, सभी ऋषियों ने जो जैमिनी आयु को बोला, जैमिनी पद्धति से, आप लिख लीजिए, जैमिनी पद्धति से जिस आयु का उन्होंने विचार किया वो श्रेष्ठ आयु, सब लोग माना कि जैमिनी को हम वो कर सकते हैं। तो जैमिनी आयु सर्वश्रेष्ठ आयु है। तो जैमिनी आयु, हाँ देखें, अब दशायु देखें, यहाँ पर दशायु का मतलब है मारकेश संबंधात निहंता पाप कृच्छनि अतिक्रम्य तरान सर्वान भवत्येव न संशय। अब मान लीजिए कि ये कुंडली है आपकी, और यहाँ पर जैसे बुध की महादशा हो, बुध की महादशा में मंगल का अंतर्दशा आ जाए, तो अब बताओ सप्तमेश की महादशा में और द्वितीयेश की अंतर्दशा, तो ये तो प्रबल मारक हुआ ना। और ऐसे में मान के चलो यहाँ पर यदि मरकरी उठ जाए, यहाँ पर यदि मरकरी हो जाए और यहाँ पर मार्स हो जाए, मार्स हो जाए, तो अब ये बताएं दोनों में संबंध हो गया कि नहीं हो गया? जी तो जी ये दोनों मृत्यु देगा कि नहीं देगा? 100% मृत्यु देगा। कहा कि नहीं, वहां से तो हमने 70 वर्ष की आयु निकाला था, अरे यहाँ पर तो 10 साल में ही ये मार्केस की आयु आ गया। तो कहा कि इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तभी कहा कि मार्केस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और साथ में आयु को भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन पूर्णतः मृत्यु कब होगी? जब हमारा आयु समाप्त हो और मार्केस तुरंत मिले। लिख लीजिए, आयु समाप्त हो, जैसे पता चला इसकी आयु 40 साल की है, ठीक है, जिस दिन 40 साल खत्म हुआ उसके बाद तुरंत जो मार्केस मिला उसमें उसकी मृत्यु निश्चित। हाँ, तो हमको दोनों पर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोल दिया कि तुम्हारी 40 साल की आयु है तो आपने लिख के दे दिया भाई 2000 ईस्वी में आपका जन्म है तो 2040 में आपकी मृत्यु है। हो सकता है कि मार्केस उसको 5 साल बाद मिले, हो सकता है मार्केस उसको 10 साल बाद मिले, तो भाई 10 साल तो जी लिया ना। हाँ, क्योंकि मारक के लिए भी मृत्यु और दोनों को मर्ज करने के बाद ही वो चीजें होती हैं। आप ऐसे समझो कि ये लोकसभा से बिल पारित हो गया है लेकिन विधानसभा से पारित नहीं हुआ है। हाँ, तो ठीक है, वो बिल पेंडिंग है, जिस दिन विधानसभा का मुहर आएगा, मारक आएगा, उस दिन वो मरेगा। तो ये दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि सिर्फ हम ये नहीं कि अब आयु निर्णय करने जा रहे हैं, आयु आ गया तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अब आयु हम कैसे निर्धारण करते हैं? तो आयु निर्धारण के लिए 3 चीजों पर हमको विशेष ध्यान देना है, जो ये 3 सेट हमने बना रखा है। आप लोग को डिस्प्ले हो रहा है ना स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है जी सर। जी सर। हाँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सबको समझ में तो आ रहा है ना? जी जी अब देखें, आयु निकालने के लिए एक तो मैंने नेचर की तरफ बता दिया कि भाई केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह होना चाहिए।
3, 6, 10, 11 में पाप ग्रह होना चाहिए, 8 और 12 नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तब आई हो। ठीक है, वो सबके लिए अब विचार में करना है। यदि ऐसा स्थिति है तो इंसान बड़ा अच्छा है, बड़ा सभ्य है, धर्म के अनुसार कर्म करके जीने वाला है, माने ऐसे इंसान पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई कुंडली दिखाता है ना, गुरु जी ये देखना इसके साथ हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, इंसान कैसा है, मतलब हमको धोखा होगा तो नहीं देगा, या इसके साथ हम कोई काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यही देखो, सिर्फ केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह होना चाहिए, 3, 6, 10, 11 में पाप ग्रह होना चाहिए, 8 और 12 खाली होना चाहिए। इंसान बड़ा बढ़िया है, काम कर लो, कभी धोखा नहीं देगा। क्योंकि यदि केंद्र, अब उल्टा कर लो, शुभ ग्रह 3, 6, 10, 11 में चले गए, पाप ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो गए। अरे वो तो जिस व्यक्ति उसको पैदा करेगा वो तो उसका खुद नहीं है, ये तो भगवान को गाली देने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। जिसके शुभ ग्रह यदि 3, 6, 10, 11 में चले गए हैं, उसकी इच्छाएं पता है क्या है। हाँ, और लगन में पाप ग्रह बैठ गए हैं, तो वो कुछ भी कर्म करके अपनी इच्छा की प्राप्ति के पीछे भाग रहा है ना। उसके आपने वो कहानी सुना है ना, कि वो मेढक बोला था, किसको, नहीं नहीं, बिच्छू बोला मेढक को मुझे नदी पार करा दे। तो मेढक बोला नहीं नहीं नहीं, पार कराऊंगा, तुम डस लोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो बिच्छू बोला कि अरे डसूंगा तो मैं भी तो मरूंगा ना। तो कहा हाँ बात सही है, तुम भी मरोगे। तो अपने पीठ पे बैठा लिया। जब वो बीच पानी में गया तो डंक मारा तो मेढक मर गया। तो मरते मरते मेढक ने पूछा, ये बताओ, अब तो तुम भी मरोगे हम भी मरेंगे, तो मरना, ऐसे तूने हमको डंक क्यों मारा। तो बिच्छू बोला कि आदत से लाचार हूं, मरना स्वीकार है, लेकिन हम मतलब तुम मेढक मिले हो तो डंक कैसे ना मारूं। हाँ, मरूंगा, फंसूंगा, बर्बाद होऊंगा, जेल जाऊंगा, अपमान होगा, मान हानि होगी, कुछ भी होगी, लेकिन कुकर्म तो करूंगा। क्या होता है जो कुकर्म करते हैं, क्या उनको पता नहीं होता है कि हम फंसेंगे या गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब पता होता है। लेकिन वो सुबह ग्रह यदि 11th हाउस में बैठे हैं, सुबह ग्रह यदि 3rd में बैठे हैं, 6 में बैठे हैं, पाप ग्रह लगन में बैठा है, तो कैसे बर्दाश्त कर सकता है चीजों को, क्योंकि वो अपने आप में है ही नहीं। तो इसीलिए कुंडली देखते समय, किसी पर भरोसा के समय, ये 3 चीज देख लिया करें, कि केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, 3, 6, 10, 11 में पाप ग्रह हो, 8 और 12 नीट एंड क्लीन हो। चले, आयु निकालने के लिए 3 चीजों पर विशेष जोड़ दें। सबसे पहले क्या है, लग्नेश, जिसको जीना है। और दूसरा क्या है, अष्टमेश, जो उसकी आयु है। लगन को जीना है, अष्टम उसकी आयु है। तो सबसे पहले कुंडली में या पहले लग्नेश को देखें और अष्टमेश को देखें, दोनों को निकाल के एक जगह रख लें। फिर किसको देखना है, लग्न और चंद्रमा को। लग्न कहाँ बैठा है और चंद्रमा कहाँ बैठा है, लग्न और चंद्रमा दोनों को निकाल के एक जगह रख लें। फिर लग्न को और होड़ा लगन को। अब होड़ा लगन क्या है, एक नई चीज है आपको सामने आया। होड़ा लगन किसी को बनाने आता है, होड़ा लगन क्या होता है, कौन बताएंगे। होड़ा लगन क्या होता है, आपने पढ़ा है सर कभी होड़ा लगन के बारे में। दिन के 24 घंटे के हिसाब से सर। वो होड़ा होता है। ओके। हाँ हाँ, वो 24 होड़ा होता है, और एक ओके। एक घंटे का एक एक होड़ा होता है। वो होड़ा लगन नहीं है, जी। वो ग्रहों की होड़ा है। ओके। देखिए, होड़ा लगन निकालने के लिए क्या होता है कि सूर्योदय और जन्म समय के बीच अंतराल, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है। मैंने कहीं नहीं चाहता कैलकुलेशन पढ़ाने के लिए, लेकिन अब होड़ा लगन समझना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना किसी की आयु ही नहीं निकाल पाएंगे। तो सूर्योदय नोट कर लें, किसी का अपना भी, यदि आपको होड़ा लगन निकालना है तो अपना, अपने सब अपनों लो, आप अपना लोग, वो अपना जन्म तिथि का टाइम, अपना अपना टाइम लिख लो, कितने बजे जन्म हुआ है, और उस दिन का सूर्योदय देखो कि उस दिन सूर्योदय कितने बजे हुआ है। हाँ, फिर घंटे को राशि तथा मिनट को 2 से
विभाजित करने पर अंश प्राप्त हो जाएगा। दोनों की अंतर निकाल करके, यदि लगन विषम हो तो सूर्य के भोग्यांश में जोड़ दें, यदि लग्न सम हो तो लग्न के भोग्यांश में जोड़ने से होड़ा लगन निकलता है। अब देखें 3 फरवरी 1967 सुबह 8:40 मेरठ में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, उसका हमने होड़ा लगन निकाला। तो हमने क्या किया कि सूर्योदय देखा तो 7:10 का है, क्योंकि ठंडियों में सूर्य देर से निकलता है, जनवरी फरवरी में ना। और जन्म समय 8:30 में हुआ है, तो हमने अंतर दोनों का अंतर देखा ना, हट गया। तो हमने दोनों का अंतर निकाला। जब अंतर निकाला तो हमें कितना निकला, 1.20। तो एक तो हमारी राशि हो गई, क्योंकि घंटे हमारा राशि हो गया ना। तो अंतर एक निकला, 1 घंटा, तो 1 घंटा तो एक राशि हो गई। जो मिनट था, कितना मिनट था, 20 मिनट। तो 20 मिनट को, घंटे को राशि तथा मिनट को 2 से विभाजित करें, तो 2 से विभाजित किया तो 10 डिग्री हो गया। तो एक राशि 10 डिग्री का मतलब क्या हो गया हमारा, टोटल यदि डिग्री में देखेंगे तो 40 डिग्री। 40 डिग्री का मतलब क्या हो गया, वृष राशि 10 डिग्री। हाँ, एक राशि का मतलब मेष राशि पार कर गया, 10 डिग्री का मतलब वृष डिग्री का है ना, 10 डिग्री। तो वृष 10 डिग्री का हमारा वो आया। अब हमने ये कुंडली, ये कुंडली देखा, हाँ कुंडली बनाया। तो कुंडली हम आगे बनाकर दिखाएंगे। हमारा कुंडली ये है, ये देखें, ये होड़ा लगन कुंडली है। हाँ, होड़ा लगन कुंडली। हाँ, हमें कुंडली, हाँ, ये होड़ा लगन कुंडली नहीं है, ये लगन कुंडली ही है। ये वाला हमारा लगन कुंडली है, होड़ा लगन कुंडली नहीं है। हमने पीपीटी बनाया था, इसी को होड़ा लगन कुंडली बोल दिया। ये 3 फरवरी 19, आप कुंडली बना ले कोई व्यक्ति, बना के चेक कर लेते हैं। 3 फरवरी 19, हाँ 67। इसी पे कर लीजिए सर, जो ये खुली हुई है। वही मैं कर रहा हूँ ना। क्या था 3 फरवरी 1967, 3 फरवरी 19 सुबह 8:40। अच्छा, 8:40 मेरठ, 8:40 मेरठ। हाँ, कुंभ लगन की कुंडली है ये, ठीक ना। मीन लगन की नहीं है, कुंभ लगन की कुंडली है, सॉरी। ये कुंभ लगन की कुंडली है हमारी। हमारी जो कुंडली बनी है वो कुंभ लगन की कुंडली है। ये होड़ा कुंडली ही था। होड़ा कुंडली। तो अब होड़ा कुंडली हमारा क्या है, कुंभ लगन की कुंडली है। यहाँ पर चेक करें तो हमारा होड़ा कुंडली यहाँ पे नहीं रखना है, हमको यहाँ पे देखना है लगन कुंडली। लगन कुंडली क्या था हमारा, हाँ, कुंभ लगन था, लगन कुंडली। ये है लगन कुंडली, होड़ा कुंडली नहीं, ये लगन कुंडली। हाँ, लगन कुंडली कुंभ लगन की है। तो हमारा यहाँ पे नियम क्या कह रहा था ये, नियम ये कह रहा कि यदि लगन सम हो तो लगन के भोग्यांश में, नहीं, लगन यदि विषम हो तो सूर्य के भोग्यांश में, लगन यदि सम हो तो लग्न के भोग्यांश में जोड़ने पर हमारा होड़ा लगन आएगा। तो यहाँ पर लगन जो है वो हमारा क्या था, कुंभ लगन। देखें ये हमारा लगन है, होड़ा लगन नहीं है। यहाँ पर जो ये लगन,
सर ये 8:40 का समय है, ये 8:30 में से माइनस कर रखा है। 8:40। हाँ, ये 8:40 का समय है। हमने ये 7, इसको सूर्य माइनस का, करेंगे, हाँ। 7-10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1:30। 30 आएगा। फिर 30 आएगा, सही। तो फिर यहाँ पे कितना आएगा? 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा, ठीक ना? 15 डिग्री, यानी कि एक राशि 15 डिग्री। और इसको हम किसमें देखें, हम जोड़ेंगे तो लगन कुंडली हमारा वो था, कुंभ लगन कुंडली था। विषम में। हाँ हाँ हाँ, विषम में। तो तो सूर्य के तो भोगांश में तो। सूर्य के भोगांश में जोड़ेंगे। यहाँ पे सूर्य की भोगांश कितना है? तो एक सेकेंड, इसको हम वहां पे ले चल रहा हूँ, उसको यहाँ पे ला रहे हैं इसको। चलो, यहाँ पे एक होड़ा कुंडली आपको दिखाना चाहिए था मुझे। इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये है। तो ये हमारा लगन कुंडली है। अब यहाँ पर जो हमारा ये लगन कुंडली है, तो हमने सूर्य की भोग्यांश में जोड़ा। तो यहाँ पे सूर्य की भोगांश हम चेक करते हैं कितना है। तो इसको भी हमने वो कम कम कर दिया है। ये देखें, सूर्य की भोगांश हमारा है मकर राशि 20 डिग्री और 11 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? हाँ, मकर राशि 20 डिग्री 11 मिनट, 21 डिग्री नहीं है, 20 डिग्री और 11 मिनट। समझ गए आपने? क्योंकि ये हम्म। 9 राशि हमने इसलिए लिखा कि 9 राशि पार करके है ना। तो नौ हम्म। राशि 20 मिनट और ये हुआ। हमने हम्म। अंतर को जोड़ दिया, अंतर को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा ना, फिर 15 जो हमारा डिग्री आया था। तो एक राशि 15 डिग्री इतना हो गया। अब इसको हम जोड़ दिया दोनों के अंतर को। तो अंतर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 0। ये हो जाएगा 15 20। हाँ, 5, ये हो जाएगा हमारा 5 5 1 1 2 0। 1 1 हमारा 0 हो जाएगा। 5 0, ठीक है, 0 हो गया। 5 डिग्री। तो ये हमारा 12 12 हट जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा ना। 1 हो जाएगा हमारा ये। यानी कि हमारा जो होड़ा लगन जो मिला, हमारा कौन सा होड़ा लगन मिला? वृष राशि का होड़ा लगन किसका मिला? वृष राशि, हाँ, 5 डिग्री का होड़ा लगन जो हमारे निकला। होड़ा लगन क्या निकला? वृष राशि। इसको हो जाएगा होड़ा, होड़ा लगन, होड़ा लगन। ये हमारा जो होड़ा लगन निकला है वो वृष राशि और 5 डिग्री का। समझ गया ना? ये हमारा लगन कुंडली है और ये हमारा होड़ा लगन निकला। फिर से एक बार होड़ा लगन निकालने की फॉर्मूला समझ लीजिए कि जन्म समय और सूर्य के बीच अंतर निकालना है। अंतर निकालने के बाद जो अंतर आएगा, वो जो घंटा होगा वो राशि हो जाएगा। मिनट को 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो डिग्री होगा। फिर उसके बाद लगन यदि विषम होगा तो सूर्य की भोगांश में, लगन यदि सम होगा तो लगन के भोग्यांश में। भोग्यांश का मतलब होता है जो लगन की डिग्री है। सूर्य का भोगांश का मतलब है सूर्य की जो डिग्री है, सूर्य की जो लॉन्गिट्यूड है, सूर्य किस राशि किस डिग्री पे बैठा है, तो उसमें हमको जोड़ देना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक ने एग्जाम्पल लिया, 3 फरवरी 1950 67 सुबह 8:40 का, दोनों का हमने अंतर निकाला। तो अंतर हमारा निकला 1 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 15 डिग्री हमारा निकला। 15 डिग्री, और राशि को हमने आवर को हमने राशि मान लिया। तो आवर को जो हमारा राशि है, और 30 को 2 से डिवाइड करने के बाद 15 डिग्री मिला। अब हमने उसको देखा कि लगन कुंडली में, लगन कुंडली यदि ऑड साइन का है, लगन में यदि ऑड साइन बैठा है, 2 5 7 8 9,
तो हम क्या करेंगे, उसको सूर्य की भोग्यांश में जोड़ देंगे, और यदि सम होगा तो उसको लगन के भोग्यांश में ही जोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा जो था ऑड था, हमने सूर्य की भोग्यांश में जोड़ दिया, तो हमारा होड़ा लगन क्या निकल के आया यहाँ पर, वृष राशि 5 डिग्री। तो होड़ा लगन हमारा हो गया वृष राशि 5 डिग्री। अब आगे हम चलते हैं। सर कंफ्यूजन है, लग वहां पे लास्ट में क्लिक नहीं किया। जब हमने टाइम निकाल दिया, चलो सूर्य राशि का ये सूर्य कितने डिग्री पे वो निकाल दिया। जी जी। अब उसके बाद जो हमने विषम और ये किया वो समझ में नहीं आया सर जो। आप देखें, आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना कि हमने जन्म समय और हाँ सूर्योदय के हाँ। बीच हाँ डिफरेंट हाँ, निकाल ये लिया। निकाल दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, वो आ गया अब यहाँ पर 150। हमको लेकर के जो वैल्यू आएगा, एक एक 1 आवर 30 मिनट जो वैल्यू आया, इस वैल्यू को लेकर के हम आ जाएंगे जिसकी कुंडली निकालनी है उसकी कुंडली पे। ठीक ना, ठीक है। जिसकी भी आयु निकालनी है उसकी कुंडली पर हम आ जाएंगे। सूर्य और सूर्योदय के बीच के अंतराल को लेकर के, जन्म समय और सूर्य के बीच के अंतराल को लेकर के जिसकी कुंडली बनानी है हम उसकी कुंडली पर आ जाएंगे। और ठीक है। आने के बाद उस व्यक्ति की कुंडली हम चेक करेंगे कि उसकी कुंडली क्या है। तो यहाँ पर हमने उसकी कुंडली बनाए। इस व्यक्ति का हमको लॉन्गेविटी चेक करना है, व्यक्ति कितना दिन तक जिंदा रहेगा। तो हमने इसके जब ये जन्म लिया था उस समय सूर्योदय के बीच का अंतर निकाल करके इसकी कुंडली पर हमने आ गए, और कुंडली में हमने ये चेक किया कि इसका लगन क्या है, यदि ठीक है। लगन ऑड साइन है या इवन साइन है। ठीक है। ठीक है। तो इसका लगन क्या है, ऑड साइन है। हाँ, तो और साइन नियम है। ये कहता है कि लगन यदि ऑड साइन होगा तो जो हमको डिफरेंट वैल्यू आया होगा वो सूर्य की वैल्यू में प्लस कर देंगे। अच्छा, जो सूर्य की डिग्री है। सूर्य की डिग्री में उस डिग्री को हम जोड़ देंगे। राइट। ठीक है। ठीक तब है। सूर्य की डिग्री कितना है यहाँ पर इस राशि में, तो हमने चेक किया कि मकर राशि वो 20 डिग्री पे बैठा है। ठीक है। और हमको वहां पर कितना आया है, एक राशि और 15 डिग्री आया है, एक राशि 15 डिग्री। एक कितना है, मकर राशि 20 डिग्री। तो मकर राशि, एक मकर राशि तो 10 नंबर की राशि हो गई। ठीक है। हाँ, तो इसको हमने यहाँ पर देखा कि देखिए हमने सूर्य की राशि हमने लिखा ना कि मकर राशि हम्म। 20 डिग्री लिख दिया ना। और हमको ठीक है। उसमें प्लस कितना करना है, ए प्लस की जो वैल्यू है, ए प्लस कितना करना है हमको यहाँ पर, 1:15। 1:15। 1:15। तो 1:15 हमने प्लस किया तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 11 ही आएगा सर, आ 11 ही आएगा। ये एक नौ, नहीं 9 1 10, 9 और 1 10 10 1 11। और 1 11। हाँ 11 आ गया ना मैम। मीन ही आएगा ना, मीन ही लगन आएगा। देखिए 9 9 हुआ ना, 9 1 10। हाँ, ठीक ना, और एक इधर से आ गया तो 11 हो गया। 11। सॉरी, हाँ। हाँ, एक इधर से आया तो 11 हो गया। पंत हम्म। जी समझ में आया आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो तो हाँ, लेकिन यदि यदि यहाँ पर मान के चले, यहाँ पर यदि ये लगन ऑड नहीं हो करके इवन होता, फॉर एग्जाम्पल ये मान के ठीक है। चले ये लगन इवन होता, तो नियम क्या कहता है यहाँ पर कि लगन यदि सम हो तो लग्न के भोग्यांश में ही जोड़ दो। तो लगन यदि यहाँ पर मान के चले यदि 10 होता, हाँ, तो हम लगन में ही जोड़ देते उसको। अच्छा अच्छा। ठीक। हाँ, यदि लगन विषम है तो सूर्य की भोगांश में, लगन सम हो तो लग्न की भोगांश में जोड़ देंगे। उस जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, होड़ा लगन। ठीक है। क्लियर। तो ठीक है यहाँ सर। पर मीन राशि 5 डिग्री का होड़ा लगन आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं। अब हम यहाँ पर कुंडली बनाने चल रहे हैं। कुंडली के लिए हमको इसका लगन लेना पड़ेगा। यहाँ से हमने लगन ले लिया। सर एक कुंडली के साथ और कैलकुलेशन करा दीजिए प्लीज। हाँ, किसकी कुंडली है बताएं, आपकी बोल रहे, आप लोग बताएं किसका लेना है, ले लेते हैं। कोई भी कुंडली बताएं, करा लेते हैं कैलकुलेशन। बताएं किसकी कुंडली पे करना है, किसका भी, पंथ जी का ही ले लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक सर ना। वही ले लीजिए। हाँ, कमल पंथ, हाँ कमल जी की अरे कमल पंथ आपका, नहीं, ये तो आपका दूसरा हो गया। नहीं नहीं, ये गलत हो गया सर, ये आपने वो शायद टाइम चेंज कर दिया। 5
वो आपने जो पुरानी कुंडली का टाइम सेव हो गया इसमें, आई थिंक। चले आपका आ गया ना फिर। कमल पंत, हाँ। हाँ अब सही है, हाँ। आपका आपका जो है 5 फरवरी 1982 है। टू है, हाँ अब जी, हाँ जी। देखें आपका जो जन्म हुआ है 4:10 पे। हाँ जी, हाँ जी। चले और उस समय का सूर्योदय कितने बजे हुआ है? 5 फरवरी का सूर्योदय कितने बजे हुआ है? तो हम पंचांग लगा लेते हैं। पंचांग हमने पंचांग लगा लिया। एफएमरीज हमने यहीं पे लगा लेते हैं ना। मैं एफएमरीज यहाँ पे लगा लिया हमने, ये देखें। हाँ और आपका जो ईयर था, ईयर चेंज करना पड़ेगा ना। फरवरी। आप गूगल कर ले। 7:08 के 37 सेकंड। हाँ 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 हाँ। 7:08 7:08 7 बज के सैंतीस 8 मिनट 37 सेकंड ना। सेकंड। एक सेकंड हम यहीं पे लिख लेते हैं ना। हाँ यहीं पर लिख लेते हैं। आपका बर्थ टाइम है, बर्थ टाइम क्या आपका? 5:82। नहीं नहीं, समय समय। समय 4:10 PM। हाँ हाँ तो 16:10 आपका ये हो गया। जन्म समय हो गया ना आपका। हाँ जी, हाँ जी। 16:10 राइट। हाँ जी, हाँ जी। और सूर्योदय कितने बजे हुआ था उस समय आपका? 7:08 37 सेकंड। 7:08 37 सेकंड। 8 मिनट ही डालें, सेकंड को हटा दें, ठीक ना। तो ठीक। माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 10 में से 8 गया 2, और ये 16 में से 7 गया 8 9 10। 9। 9 2। हाँ तो आपका 9 2 आवर हो गया ना। हाँ जी, हाँ। 9 to 9 आवर नाइन डिफरेंस आ गया। 9 आवर 2 मिनट हो गया ना फिर। हाँ, ये आपका क्या डिफरेंस। हो गया? डिफरेंट हो गया। तो हाँ डिफरेंट जी। में क्या यहाँ पे कह रहा था, हमारा सूत्र यहाँ पे क्या कह रहा था कि जो डिफरेंट वैल्यू है, हाँ यहाँ पे जो डिफरेंट वैल्यू, ये डिफरेंट वैल्यू हम रख लें, ठीक ना। अब हम चलते हैं आपकी कुंडली पे। हाँ यहाँ पर एक चीज कह रहा था, जो डिफरेंट वैल्यू है, आवर जो है वो राशि है। आप समझ गया ना। आवर जो था वो राशि था। यहाँ पे ही तो कह रहा है ना, घंटे जो है, घंटे को राशि तथा मिनट को 2 से डिवाइड करने के बाद अंश प्राप्त होगा। तो मिनट कितना है? 2 मिनट। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या निकल गया? 9 राशि और 1 डिग्री, 1 डिग्री ना। 9 राशि 1 डिग्री, ये वन आपका डिग्री निकल गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला के तहत आपका कुंडली का ये निकल गया। अब ये कह रहा है कि कुंडली में चेक करो कि आपका कुंडली ऑड है या इवन है। तो आपका कुंडली क्या है? ऑड है। ऑड। और 3 नंबर। तो ऑड है तो इसको सूर्य की वैल्यू में जोड़ दो। तो सूर्य की वैल्यू आपका कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है सूर्य कितने डिग्री का है। सूर्य जो है आपका कुंडली में मकर राशि में 23 डिग्री का है ना। 22, हाँ। मकर राशि, 22 42 है। 22 डिग्री, ठीक ना। हाँ, 22 42, हाँ, 30। हाँ 22 42 है, मकर राशि में है। तो हाँ अब हम जी। क्या करते हैं, यहीं पर जोड़ देते हैं। तो मकर राशि पहले हम यहाँ पे यहीं पे जोड़ देते हैं। तो इसका हो गया 9 साइन, आपका समझे, 9 9 साइन हो गया। आप कहीं हो गया ना 9 साइन। 9 साइन और कितना डिग्री था ये सूर्य आपका? 22 डिग्री। 22 डिग्री। और वो वैल्यू क्या था? नीचे अ, वाला वैल्यू हमारा क्या था? 9 9 साइन, हाँ 1 9 साइन, 9 से 1 डिग्री। 1 9 डिग्री। साइन 1 डिग्री ना। 1 डिग्री, ये आपकी वैल्यू आ गई, राइट। आप दोनों को जोड़ो। तो 9 दूना 18, 18 साइन और 23 डिग्री, ये हो गया ना आपका। हाँ जी, हाँ जी, तो बात इसमें सही। 12 राशि वो माइनस कर दो। हाँ, 6 रह माइनस गया। 12 साइन ना, क्योंकि 12 साइन से ज्यादा तो होता नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी। तुला तो तुला क्या हो हो रहा गया है। आपका?
6 साइन 23 डिग्री ना, 6 हम्म, साइन 23 डिग्री। तो आपका ये होड़ा लगन हो गया, होड़ा लगन। आप समझ गए? तो तुला हाँ राशि, तुला राशि 23 डिग्री आपका होड़ा लगन आ गया। ठीक है सर। तो इस तरह आप किसी का भी लगन आप निकाल सकते, किसी का भी लगन निकाल सकते हैं, तो राइट। ये तो कन्या लग्न का बनेगा ना सर? नहीं नहीं, तुला लगन तुला, हो गया ना। तुला कि हो गया, अच्छा कन्या, है। कन्या तो पार कर गया ना, 6 साइन पार अच्छा, पार करके करके 7वें 23 साइन आया। में ना 23 हाँ हाँ डिग्री का हाँ, हो गया ना फिर वो। ठीक है 23 का, ठीक है सर। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, अब हम लॉन्गिविटी निकालने। अब परफेक्ट, अब आप लोग बिल्कुल समझ गए। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं सर। चले, अब हम आते हैं आयु निकालने के लिए। तो आयु निकालने के लिए एक आयु का टेबल होता है, वो टेबल आपको देखना पड़ेगा। हाँ, टेबल क्या है कि यदि कुंडली में ग्रह, हाँ, अब यहाँ पे कुंडली में हम आते, देखें हमने आयु निकालने के लिए एक तो लग्नेश, अष्टमेश, लगन चंद्रमा और लगन होड़ा। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा। आयु आप किसी कुंडली का निकाल सकते हैं। तो आपको जो एक लग्नेश है वो किस राशि में है, इस कुंडली में जो लग्नेश है वो किस राशि में है, ये चेक करें। तो लग्नेश इस कुंडली में कौन है? शनि। और शनि कहाँ पे बैठा है? तो मीन द्विस्वभाव राशि, राशि में, मीन राशि द्विस्वभाव। में। हाँ, तो मीन राशि क्या है? द्विस्वभाव है, डुअल है। हाँ, और अष्टमेश कौन है यहाँ पर? बुध है। और बुध कहाँ बैठा है? वो स्थिर में बैठा है। देखिए, स्थिर का मतलब होता है फिक्स। ओ बे, स्थिर का मतलब क्या है कि मतलब बड़ा जल्दी जाने, स्थिर है वो पता नहीं वो है। चर का मतलब चलने वाला, ऐसा समझो। जो चर है, चर का मतलब चलने वाला, वो लंबा चलेगा क्योंकि वो चलने वाला है। आप देखो ना, कोई गाड़ी है, कोई फिक्स गाड़ी है, कोई बंद गाड़ी है, और कोई गाड़ी चल रही है, तो चलने वाला गाड़ी ज्यादा दूर तक जाएगा ना। जी। तो यहाँ पर यदि दोनों लग्नेश अष्टमेश दोनों यदि स्थिर में होंगे तो अल्पायु, दोनों यदि चर में होंगे तो मध्यायु, ठीक ना। दोनों द्विस्वभाव में होंगे तो उसकी, नहीं, दोनों चर में होंगे तो दीर्घायु, दोनों द्विस्वभाव में होंगे तो मध्यायु। द्विस्वभाव डुअल है, नहीं नहीं, वो इधर है नहीं इधर है, डुअल का मतलब हो गया। अब यहाँ पर चेक करते हैं, जो लगन है द्विस्वभाव में है, तो यहाँ पे जो लगन कहाँ पे है? द्विस्वभाव में है। और इस टेबल को आप अप्लाई कर लें, आपको यदि ऐसा नहीं सकता टेबल को। और अष्टमेश कहाँ पे? स्थिर में है। तो स्थिर और चर, तो स्थिर और चर कौन सा लगन होगा? स्थिर और स्थिर, चर। चर, अल्पायु, मध्य। मध्य, हाँ, स्थिर चर क्या हो गया? मध्य आयु। मध्य। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे दीर्घायु को हटा करके? मध्य आयु। क्योंकि दोनों द्विस्वभाव हैं, मध्य नहीं आयु। नहीं, लग्नेश तो द्विस्वभाव में है, द्विस्वभाव और स्थिर, द्विस्वभाव और स्थिर, द्विस्वभाव और दीर्घायु। स्थिर, दीर्घायु होगा ना। हम्म। हाँ, अरे दीर्घायु होगा, क्योंकि दोनों हम्म चर में हो तभी दीर्घायु होगा। एक स्थिर और एक स्वभाव में हो फिर भी दीर्घायु होगा, ये हम्म ऐसा है। तो हम्म यहाँ पर ये दीर्घायु हो गया। दूसरा टेबल देखें कि लगन किसका है, लगन किसका है? स्थिर है, दुस्वभाव है या चर है? लगन क्या इसका है? स्थिर है, दुस्वभाव या चर है? स्थिर है, शनि की। लगन कुंभ लगन है ना। कुंभ लगन कौन से स्थिर है, राशि में आता है? अरे यहाँ पे देख लीजिए ना, चर स्थिर स्वभाव में यहाँ भी लिख दिया हो ना। तो स्थिर है। जो स्थिर बा आता है। हाँ, 11 नंबर राशि स्थिर है। हम्म और दूसरा क्या देखना है? चंद्रमा, चंद्रमा कौन से राशि में है? चंद्रमा वृश्चिक में है, स्थिर। हाँ, स्थिर में है। तो लगन भी स्थिर हो गया और चंद्रमा भी स्थिर हो गया। लगन भी स्थिर है, चंद्रमा भी स्थिर है, दोनों यदि स्थिर में होंगे तो स्थिर हो जाएगा। ये स्थिर का मतलब निकल लेगा। अल्पायु। अल्पायु, स्थिर का मतलब अल्पायु हो गया ना। हम्म स्थिर का मतलब चलेगा नहीं ना, चलने वाला तो चर होता है ना। हम्म
होरा दूसरा कुंडली के बेसिस देखें, पे निकाला है सर हमने, जो लग्न कुंडली होरा कुंडली होगी ना ऊपर, ये लग्न ही ये है ये। हाँ अभी हाँ आएगा। हाँ अच्छा। हाँ। अब देखें, अब हम देखते हैं कि जो लगन है वो तो स्थिर है, पहले से हमने चेक कर लिया ना, लगन तो स्थिर है। होड़ा कुंडली क्या था? होड़ा कुंडली आपने निकाला था ना? होड़ा मीन कुंडली मीन। कौन सा है? मीन आया था ना? हम्म। आप ये चेक कर लीजिए ना, होड़ा कुंडली अभी हमने इस कुंडली में होड़ा कुंडली निकाला था, ये देखिए होड़ा कुंडली कौन सा आया है? हाँ, 11 साइन 5 डिग्री ना, हाँ, तो मीन का। हमारा मीन का आया ना। तो मीन कौन सा है? द्विस्वभाव। देश। हाँ, तो एक हमारा क्या हो गया? स्थिर, और दूसरा हो गया द्विस्वभाव। तो स्थिर और द्विस्वभाव कौन से में आएंगे? स्थिर और द्विस्वभाव, दीर्घायु। 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 हाँ, तो यानी कि अब 3 सेट में दो दो प्रकार से तो दीर्घायु आया, और एक प्रकार से अल्पायु आया। हाँ, हम ये चीजें किसी कुंडली पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना? जैसे अभी कमल जी की कुंडली है, अब इन्हीं की पर लॉन्गिविटी सर इसको कैसे मानेंगे फिर, जो तीन ये सेट को कैसे अभी मिलाएंगे? अभी हम आगे बढ़ते हैं उस पर। पहले हम्म। एक बार इस कमल जी के कुंडली पे देख लेते हैं, इनका हम्म। लग्नेश कौन है? मिथुन, ये द्विस्वभाव हो गया। नहीं नहीं, लग्नेश, लग्नेश पहले कौन है? अच्छा बुध हाँ, लग्नेश। बुध बुध बुध। बुध। वो कहाँ बैठा है? चर में। अष्टम। हाँ, हम्म। चरण बेटा हुआ। 1 4 7 10। और अष्टमेश शनि कहाँ बैठा है? द्विस्वभाव में। द्विस्वभाव। हम्म। तो चर और द्विस्वभाव कौन सा आयु आया? आप यहाँ पे चेक करें, चर और द्विस्वभाव कौन सा आयु आया? चर और द्विस्वभाव अल्पायु। अल्पायु। अल्पायु हाँ, है। ठीक है। अब दूसरा में हम चेक करते हैं, लगन क्या है? द्विस्वभाव। द्विस्वभाव। हाँ, और चंद्रमा कहाँ बैठा है? दूसरा सेट में क्या कहता है? लगन और चंद्रमा ना। चंद्रमा भी द्विस्वभाव में है। तो द्विस्वभाव में है। तो दूसरी खंड से कौन सी आयु आया? मदायु। मध्य आयु। हाँ, और तीसरा हमने इनका होड़ा लग्न निकाला था ना, होड़ा लग्न इनका क्या था? तुला, तुला है। तुला आया था। तो होड़ा लगन और लगन, हम्म। तो होड़ा लगन, तुला, लगन, द्विस्वभाव। तो हम्म। चर और द्विस्वभाव कौन सा आयु आया? चर और द्विस्वभाव। यहाँ पे चेक करें, एक चर बार। और द्विस्वायु, चर और द्विस्वभाव अल्पायु। तो दो तरह से अल्पायु आया, एक तरह से मध्य आयु आया, ठीक ना? तो इंश्योरेंस करा लें फिर। हाँ 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 हाँ। तो इंश्योरेंस जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस करवा लेते हैं। हाँ, टर्म इंश्योरेंस। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि भाई दो प्रकार से तो अल्पायु आया, यहाँ पे दो प्रकार से दीर्घायु आया, एक प्रकार से अल्पायु आया, तो मैं किस आयु को माने? हम्म। ठीक ना? तो किस आयु को माने? तो इसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला ये कहता है कि संघे शक्ति कलयुग है ना। हाँ, पहला फॉर्मूला ये कहता है कि संघे शक्ति कलयुग है, कि दो सेट में जो आयु आया उसको स्वीकार लेना चाहिए, पहला कंडीशन। हम्म। दूसरा कंडीशन कहता है यदि यदि तीनों में अलग अलग आयु आए तो फिर किसको मैं मानूं? हम्म। तीनों अलग अलग यदि आयु आता है तो मैं किसको मानूं? तो कहता है लग्न आ तथा होड़ा लग्न, तीनों में अलग अलग आयु आए तो लग्न और होड़ा लग्न ही मानना चाहिए। हम्म। यदि चंद्रमा लग्न या सप्तम भाव में हो तो लग्न और चंद्र वाला आयु को स्वीकार करना चाहिए। जैसे इनके सेट में इनका जो चंद्र। चंद्रमा है लग्न लग्न में ही बैठा है, हम्म। तो इनके सेट में हम कौन सी आयु लेंगे? चंद्र और चंद्र लग्न वाला। वाला, जो कि मध्य आयु आया था। नहीं, हाँ मध्य आया था। दीर्घ हाँ, आया मध्य, था। हाँ दीर्घायु आया था, अच्छा दीर्घायु नहीं, मध्य आयु आया था, मध्य आयु, और हाँ। मध्य आयु आया था, ठीक ना? तो यदि चंद्रमा लगन में हो या सप्तम में हो तभी हम करेंगे। हाँ, यदि हम्म। चंद्रमा लग्न या सप्तम में हो तो चंद्र और लगन वाले सेट की आयु ही स्वीकार करना चाहिए। तो पंत जी हम्म। की कुंडली में चंद्रमा लगन में है, हम्म। तो यहाँ पर इनकी आयु कितना हुआ? मध्य आयु, ठीक ना? अब लेकिन इस कुंडली के अनुसार इसका कौन सा आयु आया? दीर्घायु। क्योंकि इसका दीर्घायु आने का कारण क्या है? कि इसके दो सेट से दीर्घायु आ गया ना।
लगन लग्नेश और लगन चंद्रमा, और इसका चंद्रमा लगन और सप्तम में नहीं है ना कि हम बोल दें किसकी अल्पायु हुआ। यदि लगन चंद्रमा सप्तम में होगा तो इसकी लगन चंद्रमा वाला आयु लेंगे तो इसकी अल्पायु आ जाता ना फिर। तो कहा इसका चंद्रमा तो दशम में है, तो इस तरह से इसकी जो आयु हुआ वो दीर्घायु। और सभी कुंडली में आयु का वो हम चयन कर लेंगे। तो इस तरह से तीनों सेटों को मिला करके हम आयु का निर्णय कर लेंगे, ठीक ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कम से कम 3-3 कुंडलियों पे उसका आयु निकाल करके हमको भेजना है, ठीक ना। और इस तरह से बना करके जैसे मैं बनाया हूं ना, लग्नेश द्विस्वभाव दीर्घायु, लग्नेश अस्थिर दीर्घायु, और ये वाला टेबल के अनुसार बना करके हमें भेजना है, ठीक ना। देखें कितने ज्योतिषी ये मानते हैं कि तीनों सेट की आयु को ले लो और उसको 3 से डिवाइड कर दो तो आयु निकल जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये बताएं, जब वो बड़े बड़े कैलकुलेशन उनको पता था, तो तुम एक प्रकार की मोरल का एवरेज वैल्यू तुम क्यों निकाल रहे हो। उन्होंने क्या बोला, लग्न चंद्राभ्याम अष्टम आयु ग्राह्य हो। क्या उनको ये फॉर्मूला पता नहीं था क्या कि तीनों की आयु देख लो, अब तीनों की जोड़ लो और 3 से डिवाइड कर दो, तो एक एवरेज वैल्यू तुम निकाल रहे हो, तो उनको पता नहीं था। लेकिन इस आयु को नहीं मानना चाहिए, लेकिन आजकल लोग यही ज्यादातर कर रहे हैं। अब हम आते हैं आयु में क्या होता है, कक्षा ह्रास और कक्षा वृद्धि। हाँ, इसको कक्षा ह्रास क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा आयु निकला है, जैसे कि 66 साल आयु निकला, इसमें 100 साल आयु निकला, तो ये कक्षा की वृद्धि होता है। कक्षा की वृद्धि कैसे होता है, तो आत्मकारक, आप लोगों को पता है आत्मकारक ग्रह कौन होते हैं, कौन बताएंगे। सबसे ज्यादा आत्म डिग्री वाला, अमात्म भ्रातृ मातृ पुत्री ज्ञात्री स्त्री। सबसे ज्यादा डिग्री इस वाला आत्मकारक हाँ होता है। हाँ हाँ, ये जैमिनी का मानना है। हाँ जैमिनी, किसी ने जैमिनी ज्योतिष पढ़ा है आप लोगों में, कोई जैमिनी ज्योतिष पढ़े हैं। यस सर। हाँ, तो जैमिनी ज्योतिष क्या है, अरे वहां पर ग्रहों की कोई मतलब, राशियों की कोई वैल्यू नहीं, राशियों की वैल्यू है, ग्रहों की वैल्यू है। वहां पर क्या बताऊं, ऊंच नीच और ग्रहों की वैल्यू ही नहीं है। हाँ, वहां पर सूर्य मतलब ग्रहों की वैल्यू भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वहां पर जो ऋषि ने कहा, जैमिनी ने, आत्म अमात्य भ्रातृ मातृ पुत्री ज्ञात्री और स्त्री, ये जो कुंडली को 6 भागों में बांट दिया। कहा कि जो विचार आप सेकेंड भाव से करते हो वही विचार आप द्वादश भाव से करो, जो विचार आप थर्ड हाउस से करते हो वही विचार आप 11th हाउस से करो, जो विचार आप 4th हाउस से करते हो वही 10th हाउस से करो। और कहा कि आत्मकारक ग्रह सर्वश्रेष्ठ प्लानेट हैं। आत्मकारक ग्रह यदि कोई योग बनाएंगे तो वही योग फलीभूत होगा। पराशर जी ने तो ये बताया कि केंद्र और त्रिकोण के बीच के संबंध योग कारक होंगे। जैमिनी ने कहा कि नहीं, अरे केंद्र और त्रिकोण के बीच के संबंध कारक नहीं होंगे, आत्मकारक और अमात्य कारक। आत्मकारक माने मैं, और अमात्य कारक का मतलब हमारी पूरी प्रॉपर्टी, सेकेंड हाउस, हमारी जितनी संपत्ति है। तो आत्म और अमात्य कारक ग्रह यदि संबंध बनाते हैं तभी जाकर के राजयोग का निर्माण होगा। अमात्य कारक यानी कि थर्ड हाउस, हमको यश कीर्ति पराक्रम कितना मिलेगा, हमारे कुंडली में अमात्य कारक ग्रह कारक बताएगा, नहीं भरात्री कारक बताएगा। तो उसी तरह उन्होंने एक सिद्धांत, वो भी बड़ा सुंदर पद्धति है, वो भी पढ़ोगे ना बहुत आनंद आएगा। कभी मैं, चलो एक क्लास में उसका भी लूंगा। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि आत्मकारक माने आत्मा से रिलेटेड है, जीव से रिलेटेड है, तो आयु से रिलेटेड है। तो जब हम आयु निकाल रहे हैं तब यहाँ पर कहा कि आत्मकारक ग्रह कोई भी हो सकता है जिसकी डिग्री हाईएस्ट हो, वो शनि भी हो सकता है, आत्मकारक ग्रह शुक्र भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कुंडली में हम देखें तो इस राहु कुंडली केतु भी में होता है, राहु केतु तो नहीं होता ना राहु आत्मकार का। केतु को किसी ने नहीं, माना राहु ही नहीं। केतु नहीं होता। अच्छा, ग्रह अब नहीं। देखें इनकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह शनि ही है,
और किनकी कुंडली में है? जो पंत जी की कुंडली में है हाँ आत्म जी, कारक ग्रह शनि है, तो शनि है, सबसे हाँ जी। पहले तो कक्षा की 10 वर्ष ऐसे ही बढ़ गया। हाँ, एक बढ़ कहा गई। है, हाँ एक कक्षा वृद्धि बढ़ गई ना। हम्म। हाँ, तो कहा कि कक्षा की वृद्धि हो जाता है यदि आत्म कारक ग्रह शनि हो, तो कक्षा की वृद्धि ऐसे ही बढ़ जाता है, और एक कक्षा बढ़ता है तो 9 वर्ष की आयु बढ़ जाती है। हाँ, तो हम्म। आत्म कारक ग्रह यदि शनि हो तो कक्षा की वृद्धि ऐसे ही, क्योंकि ये बताओ आ, आ, मतलब चोर को ही ओढ़खवारी करने के लिए दे दो तो भाई वो चोरी क्या होगा? आयु कारक खुद शनि है, और इनके कुंडली में खुद शनि आयु कारक यदि आत्म कारक होते हैं, उनकी तो ऐसे ही 100 वर्ष की आयु हो गई ना, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो कक्षा की वृद्धि ऐसे ही हो गया। फिर कहता है आत्म कारक ग्रह शुभ ग्रहों से युक्त और दृष्ट हो तथा उच्च का हो तो कक्षा की वृद्धि होती है। अब लेकिन यहां पर जो दृष्टि है वो जैमिनी दृष्टि देखना पड़ेगा, नॉट पराशर दृष्टि। अब यहां पर ऐसे बुद्धि मत लगा लेना कि अब इसको जो है कोई पाप ग्रह देख रहा है या पाप ग्रह नहीं देख रहा है, या पाप ग्रह के साथ है। तो पाप ग्रह के साथ और दृष्टि यहाँ पर अलग है। वहां पर द्विस्वभाव राशि को देखते हैं, चर स्थिर को देखते हैं और स्थिर चर को देखते हैं। वहां पर राशियों की दृष्टि होती है, ग्रहों की दृष्टि नहीं होती। यानी कि ऐसा समझें, ये मेष राशि में कोई भी ग्रह बैठेगा जेमिनी के अनुसार तो वो स्थिर राशि को देखेगा। हाँ, और यदि स्थिर राशि बैठेगा तो चर को देखेगा। तो उसकी एक अलग फॉर्मूला है, कभी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर यह समझे कि आत्म कारक ग्रह पर शुभ ग्रहों की युति हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो कक्षा की वृद्धि होती है। यदि लगन अथवा सप्तम भाव शुभ कर्तरी में हो अथवा उससे त्रिकोण स्थान में शुभ ग्रह हो तो कक्षा की वृद्धि होती है। लग्नेश, अष्टमेश और आत्मकारक, हाँ आत्मकारक ग्रह एवं शनि बलवान हो तो कक्षा की वृद्धि होती है। तो इस कुंडली में हमने क्या देखा, जो लग्नेश, इस कुंडली में आत्मकारक भी हमको देखना पड़ेगा, थोड़ा वो निकालना पड़ेगा इसका। हाँ, तो लगन पर दो दो शुभ ग्रहों है, बुध और शुक्र बैठा है, तो इसकी भी वृद्धि हो गई। हाँ, लेकिन यहाँ पे लगन पाप कर्तरी योग में है, शनि और सूर्य के बीच लगन है। लेकिन ये पाप कर्तरी योग में जब होता है जब यहाँ पे बुध शुक्र नहीं होता है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पाप कर्तरी योग में नहीं है। तो जिस तरह कक्षा बढ़ता है उसी तरह कक्षा की हानि भी होता है। हाँ, कक्षा का ह्रास होता है, ठीक ना। यदि लग्नेश होकर, यदि शनि लग्नेश होकर निर्बल हो तो कक्षा का ह्रास होता है। जब लग्न या सप्तम भाव पाप कर्तरी योग हो अथवा उसके अशुभ ग्रह त्रिकोण भाव में हो तो कक्षा का ह्रास होता है। यदि आत्मकारक अशुभ और दुर्लभ हो अथवा अशुभ ग्रहों के साथ उनका योग हो तो कक्षा का ह्रास होता है। लग्नेश, अष्टमेश और आत्मकारक ग्रह और शनि, देखो आत्मकारक ग्रह और शनि यदि निर्बल हो तो कक्षा का ह्रास होता है। तो दोनों दो चीजें, और इनके कुंडली में आत्मकारक ग्रह शनि है, यदि शनि बलवान होता है तो इनके कुंडली में 2 बार कक्षा की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह किसी की आयु हम निकाल करके उसका हम फलादेश कर सकते हैं। तो आज हमने आयु पढ़ा, तो आयु हमने जो देखा वो आयु था एक प्रकार का योगायु था। अब हम पढ़ेंगे जो दशायु, ठीक ना। मेरे ख्याल से समय हो चुका है, दशायु हम अगले क्लास में पढ़ते हैं अ, मंगलवार के दिन। और आप लोग 3 कुंडली पे आयु का निर्णय करके हमको आप लोग भेजें कि ये 3 व्यक्ति की कुंडली है, इनमें ये आयु है। कक्षा के ह्रास और कक्षा की वृद्धि बाद में हम करेंगे, और यदि आप कर सकते हैं तो कक्षा का ह्रास कक्षा की वृद्धि भी करके हमको 3 कुंडली पे आयु निर्णय करके आप लोग बताएं, ठीक ना।
एक कुंडली तो यही ले लीजिए, 6 फरवरी 1987 सुबह 9:30। इसी का आयु निर्णय कर लें, क्योंकि इस पर हम आगे पढ़ेंगे भी। 10 आयु के इस पे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका आयु निर्णय कर लें, बाकी किसी का अपना अपना आयु निर्णय कर लें कि कितना आयु आपका है। अब फिर उसके बाद हम उस पर आयु कक्षा की वृद्धि हम करके फिर हम वो बताएंगे कि इनकी मृत्यु का समय हम कैसे निकालते हैं। ऐसे निकालना नहीं चाहिए, शास्त्रों में तो मतलब वो किया है, तो हम आगे बताएंगे, ठीक ना। तो हम अगले क्लास में मंगलवार के दिन हम मारक के और मार्केस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर एक चीज पूछ लीजिए मेरे को, रिकॉर्ड मतलब वो आपने बताया राहु अष्टम से अगर ट्रेवल करेगा तो वो आपको कुंजी का स्त्रोत मंत्र, जी 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 जी, वो तो वो अब मेरे दिसंबर से आएगा, तो मैं आपसे पूछूंगा मतलब वो ठीक है अभी तक तो उसका प्रोसेस। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हाँ ना। जी, हाँ जी, ठीक है सर। चले, ठीक है, ओके, ठीक है नमस्कार, सर, थैंक मंगलवार को यू। मिलते हैं। ओके मैम, ठीक ओके, है सर, ओके, ठीक थैंक है, यू। ओके जय माता सर। दी सर, जय माता ओके दी। ओके, जय जय माता दी, जय माता दी।